हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये फाइनल मैच का प्रीव्यू कल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ऑफिशियल काम में मैं थोड़ा फंस गया था। पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी कंटिन्यूस मैचेस हो रहे थे, इस वजह से मैं ये प्रीव्यू वीडियो नहीं बना पाया। मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम करना था, लेकिन आज मैंने कहा सबसे पहले मुझे यही काम करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आज फाइनल है और फाइनल में होगा क्या, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लेके देखें, क्योंकि हम सारे ही पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत से अगर हम ये बात करें कि कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा में तो देखिए, एज इंडियन फैंस तो कौन चाहेगा कि हमारी टीम ना जीते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिल और दिमाग से अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है आज के मैच में। देखिए, दिल तो ये कहता है कि इंडिया जीतेगी और हर हालत में जीतेगी, और जीतना भी चाहिए रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए, और सबसे ज्यादा तो 140 करोड़ इंडियंस के लिए। क्योंकि ये मैच हमारे 12 प्लेयर्स जरूर खेल रहे हैं या 15 प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स तो 140 करोड़ इंडियंस है ना। ठीक है, 140 करोड़ में से सारे फॉलोअर्स नहीं है क्रिकेट के, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कम 50, 60, 70 करोड़ तो है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद कोई भी मैच ना देखते हों, लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोग देखते ही। तो बहुत सारे नए नए लोगों के भी फोन्स मेरे पास आए, मैसेजेस आए कि क्या होगा भैया। तो अब बात करते हैं उसके बारे में कि क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि क्या इंडिया ये मैच जीत सकती है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो हर मैच में किसी भी टीम के जीतने की 50% होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और क्योंकि या तो साउथ अफ्रीका जीतेगी या इंडिया जीतेगी, तो ये बात तो हो गई एक प्रोबेबिलिटी वाली। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इंडिया के चांसेस ज्यादा क्यों हैं जीतने के और साउथ अफ्रीका के चांसेस कम क्यों हैं, उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि इंडिया को अभी देखिए फाइनल्स वगैरह खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? इंटेलिजेंट आपको हमेशा एक्सपीरियंस बनाता है। और एक्सपीरियंस आपको कैसे आता है? एक्सपीरियंस आता है आपको अपने फेलियर्स से। मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस कम्स थ्रू नॉलेज, नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम्स थ्रू फेलियर्स। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी हर आदमी को यही चीज सोचना चाहिए कि सक्सेसफुल अगर उसे होना है तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। आप एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं? एक्सपीरियंस होता है फेलियर्स से। तो फेलियर्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रायल्स लेनी चाहिए। तो ट्रायल्स आपने कब कितनी ली है? इंडियन टीम ने कितनी ट्रायल्स ली हैं? इंडियन टीम के पास तो बहुत ही रिच हिस्ट्री है फेल होने की। तो ये तो हम सब लोगों को पता है कि इंडियन टीम के पास वो एक्सपीरियंस है जो साउथ अफ्रीका टीम के पास नहीं है। और दिमाग ये कहता है कि इंडियन टीम क्या हार सकती है? तो हार बिल्कुल सकती है। और हारने का इंडियन टीम का रीजन क्या रहा है? अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि जो भी नॉकआउट मैचेस में इंडिया हारी है, उसमें क्या रीजन रहा है इन लोगों का? देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन जो इंडियन टीम का रहा है नॉकआउट मैचेस में, वो ये रहा है कि जब इनकी बैटिंग ने कोलैप्स किया है। ये कोई भी मैच बॉलिंग की वजह से नहीं हारे, सिवाय एक कह सकते हैं 2003 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल का, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन बना दिए थे और 360 रन का स्कोर टांग दिया था। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि ठीक है, बॉलिंग का फेलियर था, लेकिन वो एक बैटिंग विकेट था। फेलियर तो अल्टीमेटली बैटिंग का ही हुआ ना। तो उसमें वीरेंद्र सहवाग के अलावा कोई चल ही नहीं पाया, तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, और हमारे ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी फेल हो गए थे। मुझे नाराजगी इसी बात से है कि क्रंच मैचेस में टॉप प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ने अपने बैटिंग कोलैप्स को अगर कंट्रोल कर लिया, तो किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका के पास कोई चांस नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी विकेट हो, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया बाद में बैटिंग करे, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका किसी भी हालत में इंडिया को छू भी सकती है जीतने के मामले में। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा हो, इंग्लैंड का जो अभी लास्ट मैच इंडिया का हुआ था, इंडिया इंग्लैंड के साथ, उसका जो प्रीव्यू हमने किया था, अगर आप लोग चाहें तो एक बार दोबारा जाके वो प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो जो हमने उसमें डिस्कस किया था, मैच एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमने उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा था कि इंग्लैंड आसपास भी नहीं फटक पाएगा इंडिया के, चाहे कुछ भी हो जाए।
और एग्जैक्टली वही हुआ ना, 68 रन से हमने धो के रख दिया ना। लेकिन मुझे डर किस बात का है, अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा इंग्लैंड को हराने के बाद काफी इमोशनल हो गया। अब मुझे पता नहीं है कि उसमें कितनी सच्चाई है। अब वो रोहित शर्मा वहां बैठा हुआ था जब मैच खत्म होने के बाद बाकी टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तो रोहित शर्मा वहां बैठा हुआ था और उसने जब अपना हाथ ऐसे किया तो लोगों को शायद लगा कि वो इमोशनल हो गया है, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ये है, हो सकता है वो पसीना पहुंच रहा हो। लेकिन अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है कि रोहित शर्मा इमोशनल हो गया, तो मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि रोहित शर्मा को सिर्फ एक इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंचने पे क्यों इमोशनल होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को फाइनल में पहुंचने का डर था, या रोहित शर्मा को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि वो फाइनल में पहुंच पाएंगे? ये तो रूटीन बात हो गई है ना इंडियन टीम के लिए, फाइनल में पहुंचना। वो बात अलग है कि वहां पे हम लोग हार जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनल में पहुंचने के लिए इमोशनल हो जाएं। अगर वो बात सच है तो वो मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि अब देखिए, रोहित शर्मा को या किसी भी इंडियन टीम के प्लेयर को या कोच को इस बात से थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेना चाहिए कि आपके पास फाइनल्स खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जब आप फाइनल्स में हारे हैं तो आपको यह भी मालूम है कि आप वो फाइनल्स क्यों हारे हैं। आपको अगर कोई भी समझदार आदमी जरा सा ये सोचने बैठे कि इंडियन टीम फाइनल्स में पहुंचने पे क्यों हार जाती है, तो वही होता है वो जो 15 मिनट, एक 20 मिनट का एक टाइम होता है, एक स्लॉट होता है जिसमें इंडिया टीम 2 या 3 विकेट गिरवा देती है अपने, और इसी वजह से ये लोग क्रंच मैचेस अपने हार जाते हैं। तो अब आपके पास बहुत सीधा सीधा सोल्यूशन है ना कि आपको करना क्या है। आपको करना सीधे सीधे ये है कि आपको ये बैटिंग कोलैप्स एड्रेस करना है कि ये नहीं हो पाए किसी भी हालत में। अगर स्ट्रेंथ वाइज हम बात करें तो इंडियन टीम का कोई मुकाबला नहीं है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, सॉरी हिस्टोरिकल नहीं, इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका अनबीटन जरूर रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस क्या रही है? क्या साउथ अफ्रीका की टीम की एक अनबीटन टीम की परफॉर्मेंस रही है? हैव दे प्लेड इन दिस टूर्नामेंट एज अ चैंपियन टीम, कि जिसको कि मतलब देखने के बाद सामने वाली टीम को डर लग जाए? या साउथ अफ्रीका की टीम को देख के इंडियन टीम के प्लेयर्स को या इंडियन टीम के मैनेजमेंट को डर लगना चाहिए कि ये टीम ऐसी है जो मतलब बिना हारे आई है, तो इनसे हमको डरना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग ये बात, मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही है। अनबीटन रही है तो वो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से रही है, सिर्फ उनकी किस्मत ने साथ दिया है और कुछ नहीं। और एडन मार्करम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी। एडन मार्करम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के किसी भी आदमी को अगर जरा सा भी एक्सपीरियंस हो, अगर जरा सी मतलब बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की अगर समझ हो किसी आदमी में, या किसी भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले एक्सपर्ट से अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एडन मार्करम से ज्यादा नर्वस कोई मैंने आदमी देखा नहीं। कोई भी कप्तान एडन मार्करम से ज्यादा नर्वस नहीं हो सकता किसी फाइनल मैच के पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक तो देखिए, बात तो सारे लोग वही करते हैं कि नहीं फाइनल मैच है और कोई बात नहीं, हम उसको नॉर्मल मैच की तरह ही लेंगे, सब कुछ लेंगे। और लेकिन सबसे बड़ा क्लू जो नर्वसनेस का एडन मार्करम ने दिया है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एडन मार्करम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। उसने कम से कम 4-5 बार अपने चेहरे पे हाथ लगाया। उसके बाद कभी वो हाथ नीचे करके कुछ अपना कुछ खुजली करने की कोशिश कर रहा है। 3-5-6 बार कम से कम उसने क्लूज दिए हैं, और ये सारे क्लूज जो हैं वो नर्वसनेस के बिल्कुल सिम्टम्स हैं कि वो आदमी नर्वस है। कभी भी आप देखिए, कोई भी आदमी, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस भी है कि जब कभी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कभी भी अपने हाथ को अपने चेहरे पे ना लगाएं। ये सामने वाले आदमी को, ये चाहे वो बॉडी लैंग्वेज समझ पाता हो या नहीं, उसको ये क्लू मिल जाता है कि ये सामने वाला आदमी नर्वस है। तो ये कभी भी आपने देखा होगा कि न्यूज एंकर्स या जो टीवी एंकर्स होते हैं, इनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना है। उससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये एडन मार्करम का तो मैं बिल्कुल बिना कुछ ज्यादा लाग लपेट किए हुए बिल्कुल साफ साफ ये कह सकता हूं कि एडन मार्करम बहुत ज्यादा नर्वस था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
और इस चीज का फायदा इंडियन टीम को उठाना चाहिए। और एडन मार्करम ही क्या, ये कहने की बात नहीं है, इस टाइम साउथ अफ्रीका टीम से ज्यादा नर्वस कोई 12 खिलाड़ी इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सामना किससे है? उनका सामना इंडियन टीम से है। और इंडियन टीम में अगर वो वीकनेस ढूंढने जाएंगे तो उनको एक भी वीकनेस नहीं मिलेगी, एक भी वीकनेस नहीं मिलेगी उनको। देखिए, मैं ये कहता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम अनबीटन है, ये तो फैक्ट है, लेकिन उन्होंने टीम जो फंसे हुए मैचेस खेले हैं, जैसा कि एडन मार्करम कह रहा था कि हमने काफी फंसे हुए मैचेस खेले हैं और हमको पता है कि क्या करना है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि साउथ अफ्रीकन टीम अगर एनालाइज करने बैठेगी तो उनको अभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो जीते कैसे। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ आप जीते हो, आप बिल्कुल किस्मत से जीते हो, वरना तो आप नेपाल से हार गए थे। अगर वो क्विंटन डीकॉक का रन आउट करने के लिए जो थ्रो था लास्ट बॉल के ऊपर, अगर वो डिफ्लेक्ट होके कहीं और चला जाता तो आप नेपाल से हार गए थे मैच। तो ये बात, ये किसी और को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन ये इंडियन टीम को समझना चाहिए और साउथ अफ्रीका को समझना चाहिए। जो क्लोज मैचेस इन्होंने जीते हैं, 4 रन से जो बांग्लादेश से जीते हैं, अब ये किसी को भी अगर ये नहीं मालूम है कि वो आईसीसी के रूल की वजह से अगर जीते हैं, तो मुझे तो तरस खाने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। और उसमें साउथ अफ्रीका को क्या कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? किस बैट्समैन या बॉलर की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से साउथ अफ्रीका ने फंसे हुए मैचेस जीते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ शेयर लक की वजह से ये लोग वो फंसे हुए मैचेस जीते। फंसे हुए मैचेस जीतने में अगर किसी बॉलर या बैट्समैन का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आता है तो बात अलग है कि हाँ, हम ये कहें कि नहीं, ये इनकी टीम में है मैच विनर्स। मुझे तो उनकी टीम में एक भी मैच विनर नजर नहीं आता है, एक भी मैच विनर नजर नहीं आता है। कल आज जो शाम को मैच होने वाला है, आप देखेंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा डरे हुए 11 खिलाड़ी आपको अगर देखने हैं तो आपको साउथ अफ्रीका की टीम में देखेंगे। और इसमें कोई मुझे बड़ी बात नजर नहीं आती है कि अगर इंडियन टीम ने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया अगर, तो 95% चांसेस ये हैं कि इंडियन टीम बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी, बहुत आसानी से मैच जीत जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम आपको खुद ही मैच आपकी झोली में करके देगी। साउथ अफ्रीका से आज का मैच खेलना और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ खेलना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बहुत, वी आर आस्किंग टू मच ऑफ दिस साउथ अफ्रीकन टीम। ये साउथ अफ्रीकन टीम जो पिछले 2 साल में 2 बार नीदरलैंड से हारी है फंसे हुए मैच, क्या उससे इन्होंने कुछ सीखा? अगर इन्होंने कुछ सीखा होता तो ये बांग्लादेश और नेपाल के साथ मैच फंसाते अपना। वो बात अलग है कि वो इंग्लैंड को हरा दिया उन्होंने, या उन्होंने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, जो भी किया, लेकिन ये तो परफॉर्मेंस तो कोई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस तो नहीं रही ना। किसी ने भी उनके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं की है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की अगर हम इंडिया में बात करें तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं किसका नाम छोड़ दूं, सिवाय अनफॉर्चुनेटली एक विराट कोहली के। तो विराट कोहली के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और यही मुझे सबसे बड़ी शिकायत है विराट कोहली से। तो मुझे तो साउथ अफ्रीकन टीम से कोई डर नहीं है, बिल्कुल किसी भी हालत में, चाहे इंडियन टीम पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे। क्योंकि अगर हम पिच की बात करें तो पिच, ये देखिए, वो वाली पिच है बारबाडोस में। इसमें 2-3 मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट में भी, जिसमें एक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का हुआ था, वो उसमें काफी अच्छा बैटिंग विकेट था। उसके बाद एक मतलब उसमें हाई स्कोर भी हुआ था, कहने को 10 ओवर का ही मैच हुआ था, लेकिन 10 ओवर में 90 रन बनाए थे स्कॉटलैंड ने। हालांकि इंग्लैंड की बॉलिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नामीबिया और ओमान का मैच हुआ था। अब वो कहने को तो वो बहुत छोटी टीमें हैं, इसी वजह से मैं उस मैच के रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो तो 109 रन पे सुपर ओवर में चला गया था मैच। तो मुझे उस मैच से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर बड़ी टीमें खेलती तो मैं कुछ कह भी सकता था। फिर एक इंडिया ने मैच खेला है अफगानिस्तान के साथ इसी विकेट के ऊपर, जहां इंडिया ने 181 बनाए थे और अफगानिस्तान 140 बना पाई थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग विकेट है। लेकिन अभी राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, वहां पे शायद बारिश हो रही है बारबाडोस में। अब बारिश हो रही है तो फिर यहां थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो जाता है, क्योंकि जब विकेट की बात नहीं है, अगर मैच छोटा हुआ मान लीजिए, फिर यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या होगा। क्योंकि देखिए, छोटे मैच में ना फिर ये लॉटरी टाइप का गेम हो जाता है। यहाँ पे ज्यादातर जो कमजोर टीमें हैं ना, वो मैच में आ जाती हैं।
अगर 20 ओवर का मैच होगा, 50 ओवर का मैच होगा, तो डेफिनेटली इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तो हम जानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बारिश का एक्सटेंट क्या है और वहां विकेट में या ग्राउंड के ऊपर ड्रेनेज का क्या सिस्टम है। मैच, हालांकि इस मैच में भी एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविजन किया हुआ है आईसीसी ने, लेकिन मुझे नहीं पता कि बारिश कितनी चलती है और क्या होगा, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मैच अगर छोटा हुआ तो वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर डिपेंड करता है कि फिर टॉस कौन जीतता है, क्या होता है। और फिर जैसे कि इंग्लैंड के साथ भले बारिश हुई, काफी देर तक बारिश हुई, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई थी। तो अगर बारिश के बाद धूप निकलती है तो सिचुएशन मैच की अलग होती है, और अगर बारिश के बाद मान लीजिए बादल ही बने रहते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मामला। तो इस बारे में कुछ भी अभी तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है जब तक कि मैच का टाइम अप्रोच नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका स्टैंड्स एनी चांस अगेंस्ट दिस टीम इंडिया। किसी भी हालत में मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये साउथ अफ्रीका इवन थ्रेटन भी कर सकती है इंडिया को, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। और आज आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि उन लोगों के हाव भाव से आपको पता चल जाएगा। और वो जो बात है कि वो लोग टाइट मैचेस जीत के आए हुए हैं, तो ये बात उन लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि वो टाइट मैचेस किन टीमों के अगेंस्ट जीत के आए हैं। वही टाइट मैचेस अगर इंडिया के सामने होते तो पहली बात तो इंडिया के सामने टाइट मैचेस होते ही नहीं। उन विकेट्स के ऊपर जहां ये साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल किया है, और ओमान, सॉरी आपका ये बांग्लादेश और इन जैसी टीमों के, नेपाल जैसी टीमों के अगेंस्ट उन टीमों को आपने पास आने दिया है, तो वहां मुझे समझ में नहीं आता कि किस हालत में ये इंडियन टीम को ये चैलेंज कर पाएंगे। उन सिचुएशंस में इंडियन टीम पहली बात तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आएगी नहीं, और अगर आएगी तो क्या साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस है कि वो इंडियन टीम को हरा देंगे ऐसे टाइट मैचेस में? तो वो टाइट मैच होगा तभी जब मैच थोड़ा सा छोटा हो जाए। अगर पूरे 20 ओवर का मैच होगा तो चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, साउथ अफ्रीका के पास कोई चांस नहीं है किसी भी हालत में। साउथ अफ्रीका टीम के जो भी फॉलोअर्स हैं और फैंस हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ है इंडिया में भी, लेकिन मेरी उनको नेक सलाह है कि भैया अगर 20 ओवर का पूरा मैच होता है तो आप मैच देखने ही मत जाना। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि इंडियन टीम के पास क्या चैलेंज है। क्या इंडियन टीम कुछ लड़खड़ा सकती है? बिल्कुल लड़खड़ा सकती है। देखिए हिस्टोरिकली हम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इंडियन टीम फाइनल्स में तभी हारी है जब इनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम ने जरा भी समझदारी से काम लिया है तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया होगा, शायद उन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि भाई हमारा बैटिंग कोलैप्स कैसे नहीं हो। मुझे सबसे बड़ा डर किस चीज का है, ये तो देखिए हम पूरे टूर्नामेंट में कहते चले आ रहे हैं, और इवन टूर्नामेंट के पहले से हमने कहा कि विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फाइनल में जब आप पहुंच गए हैं ना, तब हम वो डिसीजन नहीं ले सकते कि अब हम विराट कोहली को बोलें कि 3 नंबर पे आ जाओ, क्योंकि ये अननेसेसरीली एक क्लू देता है सामने वाली टीम को कि आप डर गए हो, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो फाइनल मैच में। तो ये मुझे लगता है कि इंडियन टीम को अब स्ट्रेटेजिकली चेंज नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि ये हम करें? भले विराट कोहली एज एन ओपनर फेल हुआ है, लेकिन अब हम इसको कैसे, अब हम इसको अपना एडवांटेज बना सकते हैं। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को ये बात सोचनी चाहिए कि किसी भी हालत में ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं। बाकी ये ट्रेविस है, टुल्ले वुल्ले, इन सब की कोई औकात नहीं है। मेरा मूड खराब हो जाता है ये सुन के कि ये ट्रेविस हेड का जब नाम लिया जाता है, वो कहने को T20 का वर्ल्ड नंबर 1 बन गया हो, लेकिन आपको तो पता है कि मैं अगर अपनी टीम का कोच हूं तो मुझे इसको कैसे आउट करना है, इसको 4 बॉल से ज्यादा खेलने नहीं दूंगा मैं। लेकिन वो बात अलग है कि इंडियन टीम ने हमेशा पिटवाया है उससे, तो चलिए खैर वो बात अलग हो गई। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को सोचना चाहिए कि यार आप अगर जब विकेट पे खड़े रहोगे ना, सामने वाली टीम का चैन हराम हो जाएगा। अब आप इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे विराट कोहली से यही शिकायत है। आज मैंने विराट कोहली को इतना क्रिटिसाइज किया, सब कुछ भला बुरा बोला, लेकिन क्या एक बार भी कोई आदमी ये सोच सकता है, क्या मैं चाहता हूं कि विराट कोहली फेल हो जाए?
कौन चाहेगा, कौन इंडियन फैन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि विराट कोहली फेल हो जाए? अरे मुझे ना तो विराट कोहली से प्रेम है ना रोहित शर्मा से प्रेम है, मुझे सिर्फ इंडियन टीम से प्रेम है यार। मेरी टीम जीतनी चाहिए और उसके लिए अगर कोई गलत हरकत करेगा तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, और फिर वो जैसी हरकत करेगा उस लिहाज से उस लेवल का क्रिटिसिज्म होगा। तो इस वजह से मुझे यही शिकायत है। आज मैं कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विराट कोहली का अगर बड़ा भाई होता या अगर विराट कोहली का कोई बड़ा भाई है तो उसको विराट कोहली को अपने पास बिठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि विराट कोहली तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुमने आज तक बड़े बड़े मैचेस में क्यों कैसे परफॉर्म किया है, और सामने वाली टीमें तुमसे डरती क्यों हैं? सामने वाली टीमें विराट से इसलिए डरती हैं कि विराट कोहली किसी भी सिचुएशन में मैच चेंज कर सकता है, और उसके लिए विराट कोहली को ग्राउंड पे होना जरूरी है ना, विकेट पे। अगर विराट कोहली होगा ही नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जब इंडिया ओपन करने आई तो मुझे लगता है कि जिस तरह से विराट कोहली ने शुरुआत की, रीस टोपली के पहले ही ओवर में जो आगे बढ़ के क्रॉस बल्ला घुमाया उसने, जिसकी वजह से बॉल मिस हो गई, स्टंप्स को मिस कर दिया उसने, वो देख के तो मुझे लगता है जॉस बटलर से ज्यादा मतलब खुश कोई कप्तान हो ही नहीं सकता था फील्डिंग टीम का। उसको मतलब जॉस बटलर से ज्यादा खुश कौन होगा? या जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जॉस हेजलवुड की शॉर्ट बॉल के ऊपर पुल शॉट मारने की कोशिश की, उस टाइम मिचेल मार्श या पैट कमिंस से ज्यादा खुश कौन हो सकता है? उन्हें मालूम है कि विराट कोहली का ये गेम नहीं है। अगर विराट कोहली इस तरह के शॉट्स मार रहा है, इसका मतलब उन्हें पता है कि एक बॉल आएगी जिसपे ये आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर विराट कोहली ट्रेडिशनली खेले, ये सोच के खेले कि मैं विराट कोहली बना तो बना क्यों? विराट कोहली इस तरह के आड़े टेढ़े शॉट मार के विराट कोहली नहीं बना है। विराट कोहली को कौन समझाएगा ये बात? आज मैं अगर विराट कोहली के पास होता, मैं विराट कोहली को समझाता कि भाई तुम विराट कोहली ये आड़े टेढ़े शॉट मार के नहीं बने हो, तुम विराट कोहली बने हो जब तुम 15 ओवर तक वहां खड़े रहते हो ग्राउंड के ऊपर। 15 ओवर तक खड़े रहने के लिए तुमको जरूरी है कि तुम ट्रेडिशनली एज विराट कोहली खेलो। वहां पे जाके ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं ओपन भी कर सकता हूं। यहां पे ईगो आ जाता है विराट कोहली का, जो कि विराट कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है इस टूर्नामेंट में। इसको आप आईपीएल से कंपेयर मत करिए, आईपीएल का स्टैंडर्ड अलग है, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। हम पूरे वर्ल्ड कप में देख चुके हैं कि छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट भी विराट कोहली से रन नहीं बने हैं। रीजन यही है कि वो वहां पे अपना अथॉरिटी स्टैम्प करना चाहता है कि नहीं मैं विराट कोहली हूं, मैंने भले पूरी लाइफ अपने 3 नंबर पे खेलते हुए रन बनाए हैं, लेकिन मैं एज ओपनर भी बना सकता हूं। ये ईगो विराट कोहली के लिए बहुत खराब हो रहा है, ये इंडियन टीम के लिए बहुत खराब हो रहा है। यहां पे मैं कहूंगा विराट कोहली को के लिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली, राहुल द्रविड़ दोनों के लिए लास्ट असाइनमेंट है। इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि विराट कोहली तुम सीधे बल्ले से खेलोगे, तुमसे हम एक आड़ा तिरछा शॉट देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर वहां खड़े रहे ना, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पावर प्ले में 6 ओवर्स में अगर इंडिया ने सिर्फ 40 रन बनाए, लेकिन अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा वहां खड़े होंगे ना, साउथ अफ्रीका की टीम वहीं लेट जाएगी मैदान में। फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है। किसी भी हालत में अगर विराट कोहली चाहे तो विराट कोहली को कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता है। किसी बॉलर की इतनी औकात नहीं है कि विराट कोहली को आउट कर सके। वो बात अलग है कि कभी कभी कोई बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग कर जाती है या कुछ कर जाती है या विकेट में कुछ हो जाए उल्टा सीधा, वो बात अलग है। लेकिन अगर विराट कोहली चाहे तो क्या उसको कोई बॉलर आउट कर सकता है? ये बात विराट कोहली को कब समझ में आएगी और कौन समझाएगा? अगर आज विराट कोहली को ये बात समझ में नहीं आई, मुझसे ज्यादा अफसोस तो शायद ही इस दुनिया में किसी को। मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली आज 80 रन बनाए, और वो बना सकता है अगर वो 3 नंबर वाले विराट कोहली की तरह बैटिंग करे, भले ओपन में करे, लेकिन अगर वो वैसे करेगा, आज विराट कोहली हो सकता है कि मैन ऑफ द मैच रहे। मैं आपको 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूं कि अगर विराट कोहली अपना नेचुरल गेम खेले जैसा वो 3 नंबर पे खेलता है, आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होगा। लेकिन क्या वो कर पाएगा? ये नहीं। क्या वो अपना ईगो ड्रेसिंग रूम में रख के आएगा या नहीं, इस बात में मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नजर नहीं आई है वो बात। अगर विराट कोहली को देश की थोड़ी चिंता है, अगर अपने खुद के प्रेस्टीज के लिए खेलना है,
तो आज विराट कोहली को अपना ईगो थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। आज उसको इंडियन टीम के लिए खेलना पड़ेगा। आज उसको विराट कोहली द किंग के लिए खेलना पड़ेगा। किंग तभी होगा जब वो आज के मैच में रन बनाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि आड़ा बल्ला नहीं मारना है आपको। चलिए, ये तो हो गई विराट कोहली की बात। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज विराट कोहली रन बनाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा। हम हमेशा ये विराट कोहली को ये भी सोचना चाहिए कि वो तो आउट हो गया लेकिन टीम जीत गई, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है, सूर्य कुमार यादव का है, बाकी नीचे आने वाले हार्दिक पांड्या का है। तो ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि ये अपना ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं जो ये करते हैं। रोहित शर्मा ने जो अपना पिछले 1.5 साल से गेम चेंज किया है, जो अटैकिंग गेम खेलता है, उसमें देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां सबसे बड़ा थ्रेट रोहित शर्मा के लिए मार्को येंसन है, ना तो रबाडा, ना नोकिया, ना कोई और। मुझे सबसे बड़ा डर लगता है कि एक 6 फीट 8 इंच का बॉलर जब ओवर द विकेट आके बॉलिंग करता है, अगर मैं साउथ अफ्रीका का कोच हूं या कप्तान हूं, तो मैं मार्को येंसन को यह बोलूंगा कि तुझे सारी 6 बॉल जो है उसको अक्रॉस ऑफ स्टंप खिलानी है। रोहित शर्मा के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है वहां कि मार्को येंसन अगर ओवर द विकेट आके बॉल करे और वो थोड़ी सी उठती हुई बॉल अक्रॉस द ऑफ स्टंप फेंकेगा, रोहित शर्मा को बल्ला चलाना ही चलाना है। एक थर्ड मैन और एक डीप पॉइंट लेके रोहित शर्मा को बहुत आसानी से आउट किया जा सकता है। 2-3 चौके वो मार भी देगा, लेकिन एक एज लगेगी जो ये पॉइंट और उसके ऊपर थर्ड मैन के ऊपर कैच हो सकता है। ये रोहित शर्मा को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि मार्को येंसन अपना दिमाग ठिकाने पे रखे, क्योंकि मार्को येंसन अगर नर्वस हो गया तो फिर रोहित शर्मा को रोकना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा रोकना। और हाँ, जैसा कि ये इन लोगों का मैच हुआ था अभी साउथ अफ्रीका का, ये अफगानिस्तान के साथ सेमीफाइनल, अगर उस तरह का विकेट हुआ तो फिर तो सारे बॉलर्स ही खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा रबाडा, नोकिया, इन सब लोगों की बॉल कितनी ज्यादा सीम कर रही थी, सीम ज्यादा कर रही थी स्विंग से ज्यादा। तो वो सीम होती हुई बॉल बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि वो टप्पा होने के बाद मूव करती है। ऐसे में तो खैर इंडिया के पास भी बहुत अच्छा चांस रहेगा। तो अगर विकेट खराब हुआ तो इंडिया के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पे फिर आपको ये तुरंत असेसमेंट करना है कि बारिश होने के बाद अगर विकेट में कुछ चेंज आता है बिहेवियर में, तो आपको अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करनी है, और उसी टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि अब हमको टारगेट क्या करना है। भले ही अभी तक ट्रेडिशनली इस विकेट के ऊपर रन ज्यादा बने हैं, और लोग बाग ये कह रहे हैं कि जब बैटिंग विकेट होता है तो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी, वो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की मुझे चिंता नहीं है। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी नहीं चलने वाली है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका के ओपनर्स, जो आज सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि क्विंटन डीकॉक बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ये पावर प्ले अगर पार कर गए ना इंडिया के अगेंस्ट, तो बहुत बड़ी बात समझिए आप, ये दोनों ही आउट हो जाएंगे। किसी हालत में इंडिया के अगेंस्ट ये ओपनर्स चलने वाले नहीं हैं। और एक बार इनके ओपनर्स आउट हो गए ना, मार्करम तो गिरा हुआ विकेट है, मार्करम से बल्लेबाजी नहीं होगी, बल्कि इनफैक्ट किसी से भी नहीं होगी सिवाय ट्रिस्टन स्टब्स के। आप लोग क्या सोचते हैं, क्लासेन आज बहुत ज्यादा रन बना देगा क्या? किसी से बल्लेबाजी होने वाली नहीं है साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये नहीं कर पाएंगे। आज के मैच में इनके लिए वहां खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसके लिए जरूरी है कि इंडियन टीम वो सिचुएशंस क्रिएट करे, वो उस तरह का चैलेंज पोज करे कि ये लोग कोलैप्स करें। इनका कोलैप्स करना तय है साउथ अफ्रीका का, इंडिया को अपना कोलैप्स बचाना है। और इंडिया को अपना कोलैप्स बचाने के लिए वही है कि एक साथ 2-3 विकेट ना गिर जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि विराट कोहली को कोई उल्टा सीधा शॉट नहीं मारना है। एक बार अगर पावर प्ले के बाद ये दोनों अगर खड़े रह गए तो सोने पे सुहागा है। फिर तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल साफ हो जाएगी, फिर तो इंडियन टीम बहुत स्कोर बना देगी। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से कोई आउट भी हो जाता है रोहित में से या विराट कोहली में से कोई भी, तो दूसरे को इंश्योर करना है कि उसको थोड़ा सा लंबा खेलना है। ऐसा नहीं हो कि ये दोनों एक साथ आउट हो जाए। दोनों एक साथ आउट हो गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो वही चीज को इनको अरेस्ट करना है, और अब आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे उम्मीद है कि शायद ये लोग ध्यान रखेंगे, बशर्ते इन लोगों को समझ में आए। अगर इन लोगों ने अपनी स्वॉट एनालिसिस खुद की हो, देखिए मैं तो एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमेशा बात यही करता हूं, जब आप कभी किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस को अरेस्ट करना है। आप कहां कहां गलती करते हैं, वो चीजों को अगर आपने अरेस्ट कर लिया
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सामने वाली टीम तो अपने आप गलती करेगी। सामने वाली टीम को गलती करने के लिए आपको मजबूर करना है, आपको अच्छी बैटिंग करके। बॉलिंग से मुझे कोई टेंशन नहीं है, बॉलिंग तो ये लोग कर ही रहे हैं अच्छी और कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा आपको स्कोर तो देना है। और अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े रन बने हैं बारबाडोस पे, लेकिन देखिए फाइनल में 160 रन का स्कोर भी बहुत होता है। और ये साउथ अफ्रीकन टीम, इसको हमने अच्छी खासी टीमों के अगेंस्ट पानी मांगते हुए देखा है, हारते हुए देखा है। और इस टूर्नामेंट में भी ये लोग तो हार ही गए थे, ये किस्मत से आ गए यहां। तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, चाहे ये कहें या ना कहें। इनके बस का है नहीं इंडिया के सामने एक चैलेंज भी पोज करना, और वो इंडियन टीम के हाथ में है कि अब ये कैसे साउथ अफ्रीका को प्रिवेंट करते हैं कि वो इनको जरा चैलेंज भी कर सके। अगर साउथ अफ्रीका ने चैलेंज भी कर दिया आज के मैच में इंडिया को, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। मार्क माई वर्ड्स, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ साउथ अफ्रीका इवन थ्रेटन्स अ लिटिल बिट टू दिस इंडियन टीम। तो मैच के बाद बात करेंगे हम क्या होता है। मुझे लगता है कि होना तो यही चाहिए कि इंडिया टीम को बहुत आसानी से आज का मैच जीतना चाहिए। बस ये है कि मैच छोटा ना हो जाए, फिर चाहे बाद में बैटिंग करें या पहले बैटिंग करें, साउथ अफ्रीका से बैटिंग होने वाली नहीं है। बस इंडिया को बैटिंग ढंग से करनी है। कि इस इंडियन टीम को कौन हरा सकता है? इस इंडियन टीम को सिर्फ इंडियन टीम ही हरा सकती है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के बस का है नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या साउथ अफ्रीका कुछ चैलेंज कर सकती है इंडियन टीम को? क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि इंडियन टीम हार जाए? और जो जो हमने अपनी वीकनेसेस डिस्कस की हैं, तो जैसे कि विराट कोहली का वो जो विराट कोहली टाइप बैटिंग अप्रोच है, या फिर रोहित शर्मा को कुछ थ्रेट हो सकता है, जो मैंने मार्को एंसन का जो खतरा बताया है, उसके अलावा आपको लगता है क्या कि कोई और बॉलर कुछ थ्रेट पोज कर सकता है इंडियन टीम या रोहित शर्मा के सामने? या आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या दोनों पावर प्ले में आउट हो जाएंगे? तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कब ये मैच खत्म हो और हम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी उसी चीज का इंतजार होगा। तो सेंड इन योर कमेंट्स, लेट अस डिस्कस दीज कमेंट्स आफ्टर द मैच। और विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।